बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक को डिस्कस करना है वो है कि सोवियत यूनियन से लेकर तालिबान तक क्यों आखिर कोई भी जो है वो पंजशेर वैली को ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। यहाँ आखिर क्या वजह है कि जो पंजशेर वैली है उसको ऑक्यूपाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है। यहाँ पर हमारे पास पंजशेर वैली की जो है वो लोकेशन मौजूद है कि कौन सी लोकेशन के ऊपर वो वाक़ है, क्योंकि ये वाला जो है वो पाकिस्तान है, यहाँ पर जो है वो उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान, यानी कि ये सारे जो हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। इस तरफ जो है वो ईरान है, और यहाँ पर जो पाकिस्तान के पास इस तरफ उसको अरेबियन सी मिलता है। ये पाकिस्तान का जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। ये वाला जो इलाका है वो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का इलाका है, और वो ये वाला है IOK यानी कि इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है। तो आखिर क्या वजह है कि ये जो इलाका है ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर, काबुल जो है वो यहाँ पर वाक़ है, और तकरीबन कुछ चंद यानी कि 30 माइल का जो फ़ासला है वो बनता है बिटवीन पंजशेर वैली और बिटवीन काबुल, यानी कि काबुल से तालिबान यानी कि पंजशेर तक जाने के लिए सिर्फ 30 माइल का जो फ़ासला है वो तय करना पड़ता है। और फिर यहाँ पर जो है तकरीबन 120 किलोमीटर लंबी ये जो वैली है ये सामने मुंतज़िर होती है। और क्यों वजह है कि चाहे 1980 का दौर हो सोवियत यूनियन का, या फिर 1996 का दौर हो तालिबान का, आखिर इस वैली के ऊपर कब्ज़ा करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है। ये हमारे पास उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, यानी कि इस तरह की वो जो वैली है ये हमें नज़र आती है। वैली यानी कि जिसका नाम पंजशेर है, पंज का मतलब होता है कि 5 यानी कि 5, और शेर का मतलब होता है लाइन, यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि इसमें इसकी हिफाजत जो है वो नेचुरली तौर पर 5 लाइन जो है, यानी कि इसको कहा जाता है कि 5 ऐसी पहाड़ियाँ इसके इर्द गिर्द हैं जो इसकी नेचुरल तौर पर इसकी हिफाजत जो है वो कर रही हैं। यहाँ पर हमारे इन लीडर्स की फ़ोटोज़ हैं। ये पहले हैं अहमद शाह मसूद, जो कि 2001 यानी कि 9 सितंबर 2001 के अंदर इनको 2 तालिबान के जो लोग हैं अलकायदा के वो इनको जो है वो खुदकुश हमले के अंदर इनको शहीद कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये उनके बेटे आते हैं जिनका नाम है अहमद मसूद, जिनकी उम्र है 32 साल। और जब इनके वालिद साहब की डेथ होती है तो उस वक़्त इनकी जो एज होती है अहमद मसूद की, इनकी एज होती है 12 ईयर्स। तो तब से लेकर आज तक जो है इस वैली के ऊपर कब्ज़ा करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों रहा है। और ये कुछ वो बाक़ियात हैं, जो कुछ रिमेनिंग्स हैं जो कि सोवियत यूनियन के टाइम की यहाँ पर पंजशेर वैली के अंदर रह गई थी। ये तो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है, इसके अलावा बहुत से ऐसे टैंक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, हमवीज़ हैं, असलहा है जो कि वहाँ पर अभी भी रस्टिंग के लिए पड़ा हुआ है। और ये जो बाक़ियात हैं, ये जो कब्रिस्तान है, इतनी सारी चीज़ों का ये शो करता है कि ये वैली आखिर कितनी ज़्यादा मजबूत थी। और सोवियत यूनियन जो कि उस टाइम का जिसको कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया को लीड करने वाला था, और वो अपने वक़्त के ऊपर पीक के ऊपर था जब उसने 1979 के ऊपर अंदर अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया, और फिर आखिरकार उसको 9 साल के बाद 1988 के अंदर जो है जनेवा अकॉर्ड के ज़रिए खाली हाथ जो है वो वापस लौटना पड़ा। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करें। देखें, ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि यानी कि पंजशेर वैली के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश की गई है, बल्कि पंजशेर वैली जो है वो एक फ्लैश पॉइंट रहा है हमेशा से अपोनेंट्स के लिए, चाहे वो सोवियत यूनियन की आर्मी हो या चाहे वो तालिबान हो। तालिबान 90 की दहाई में या सोवियत 1980 की दहाई में हमेशा से पंजशेर वैली जो है वो एक फ़्लैश पॉइंट रही है कि वो किसी न किसी तरह इसके जो अपोनेंट्स हैं वो इसके ऊपर अपना हक़ जो है वो जमा सकें। जबकि दूसरी तरफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसको NRF भी कहा जाता है, उन्होंने इस बात की रिमाइंडिंग करवाई है कि दुनिया आखिर जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इस वैली को जो है वो काबू में नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अपनी ताकत के बावजूद रशिया की जो रेड आर्मी थी, यानी कि सोवियत यूनियन की, वो इस पंजशेर वैली के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकी। और तालिबान भी जो है आज से 25 साल कबल जब 1996 के अंदर उन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो उनको भी जो है वो मुँह की खानी पड़ी, और जो भी यहाँ पर जिसने भी कोशिश की उसको हैवीली वो यहाँ से डिफीट जो है वो करनी पड़ी। अब इसकी अगर हम जियोग्राफ़ी को देखें, पंजशेर की जियोग्राफ़ी को, तो यहाँ पर एक बहुत लंबा, डीप और डस्टी वैली जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तकरीबन इसका जो रकबा बनता है वो 75 माइल्स का बनता है, जो कि टोटल है 120 किलोमीटर का, और ये फैला हुआ है साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। और इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ियाँ हैं, जो माउंटेन्स हैं, उनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 3000 मीटर
जो कि 9800 फीट समथिंग जो है वो बनती है, और चारों तरफ से जो है ये माउंटेन्स की यानी कि ये घिरा हुआ है। इसलिए पंजशेर को कहा जाता है कि यहाँ पर 5 लाइंस जो हैं वो इसकी एक किस्म की प्रोटेक्शन करते हैं। पंजशेर इसलिए इसको नाम भी जो है वो दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो माउंटेन्स हैं वो नेचुरली तौर पर इसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। इसके अलावा एक और ख़ास बात इसमें यह भी आती है कि सिर्फ एक नैरो रोड सा है उसके यानी कि ओपनिंग के अंदर आता है, और इसी नैरो रोड के ज़रिए इस वैली से बाहर जाना और इसके अंदर आना जो है वो मुमकिन हो पाता है। और इसी एक नैरो रोड होने की वजह से इसके ऊपर हमला करना इतना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो पंजशेर वैली के अंदर लोग रहते हैं उनको यहाँ पर एक एज मिल जाता है कि जो भी शख्स या जो भी उनके ऊपर हमला करने वाला आ रहा है वो अर्ली अटैक जो है उसके ऊपर पॉसिबल कर सकें। इसके अलावा जब इस वैली के अंदर एंटर हुआ जाता है तो तकरीबन यहाँ पर 21 मज़ीद आगे सब वैलीज़ जो हैं उनमें ये यानी कि डिवाइड हुआ है, और ये सारी 21 वैली जो हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं और उनको पंजशेर वैली कलेक्टिवली तौर पर जो इसका नाम दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो चाहे वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट हो या अमीर तैमूर की आर्मीज़ हों, तमाम यानी कि हिस्टोरिकली भी तारीख़ी तौर पर वो पंजशेर वैली के अंदर से गुज़र के आगे यानी कि हमला करने के लिए सब कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ से गुज़र के जाते रहे हैं। लेकिन अब चूँकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी है, अब वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन चुका है, वहाँ पर एक विंड फार्म बन चुका है पंजशेर वैली के अंदर, और अमेरिका की मदद से, और अमेरिका की ही मदद से यानी कि 20 सालों के अंदर अमेरिका ने वहाँ पर उनकी मदद की है कि वो वहाँ पर उन्होंने एक रेडियो टावर जो है वो भी उन्होंने वहाँ पर बनाया है, ताकि काबुल से जो रेडियो के ज़रिए जो सिग्नल यहाँ पर पहुँचाए जाएं उन सिग्नल्स को इसकी जो वैलीज़ के अंदर जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ से भी रिसीव किया जा सके। इसके अलावा बगराम एयर बेस जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसको एक छोटा शहर भी कहा जाता है, जिस एयर बेस के ऊपर अमेरिका ने भी यानी कि 20 साल गुजारे हैं, जिसको 1950 के अंदर सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने बनाया था। ये बगराम बेस जो है वो बिल्कुल थोड़े से फासले के ऊपर है, पंजशेर वैली के बस थोड़े से फासले के ऊपर वो भी वाक़ है। अब इसके लोगों की बात करते हैं, पंजशेर वैली के लोगों की। पंजशेर वैली के अंदर तकरीबन 15 लाख से लेकर 20 लाख लोग जो हैं वो रहते हैं। ये जो ज़ुबान बोलते हैं उस ज़ुबान को कहा जाता है दारी, DARI, दारी इसको कहा जाता है। ये जो दारी लैंग्वेज है इसका जो ओरिजिन हुआ है ये ताजिकिस्तान से हुआ है, यानी कि ये ओरिजिनली तौर पर पंजशेर वैली के अंदर रहने वाले लोग ताजिक हैं, और ये एक बहुत अहम इनकी ज़ुबान जो है वो अफ़गानिस्तान लैंग्वेज के अंदर एक बहुत अहमियत की हामिल है, और तकरीबन ये 1/4 बनते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ अफ़गानिस्तान। मिसाल के तौर पर अगर टोटल पॉपुलेशन अफ़गानिस्तान की है 40 मिलियन पीपल, तो इसमें से जो 10 मिलियन लोग हैं वो यानी कि पंजशेर वैली का कॉन्स्टिट्यूटली तौर पर यानी कि ताजिकिस्तान के लोग जो हैं या जो ताजिक लोग जो हैं वो 1/4 हिस्सा बनते हैं पूरे की पूरी अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन का। लेकिन यहाँ पर एक और फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो पंजशेर के अंदर लोग रहते हैं वो ताजिकिस्तान की तरह के लोगों के नहीं दिखते, उनका वहाँ उनसे रहना सहना मामलात ज़िंदगी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, और उनकी अपनी एक लोकल आइडेंटिटी है एज़ कम्पेयर टू ताजिकिस्तान। दूसरी तरफ पंजशेर के लोग हैं वो बहुत बहादुर हैं, उनके अंदर एक यानी कि जुनून सा पाया जाता है अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ लड़ने का। उसकी वजह ये है कि वो हमेशा से जीतते आए हैं, चाहे वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उनकी जंग हो, चाहे वो बरतानिया के ख़िलाफ़ उनकी एंग्लो अफ़गान वार हो, या तालिबान के ख़िलाफ़ उनकी मुज़ाहमत हो। ये लोग अब दिली तौर पर इंटरनली तौर पर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो चुके हैं कि इनको पता है कि ये जिस मुकाम के ऊपर रहते हैं वो मुकाम ही इतना ज़्यादा मजबूत है कि वहाँ पर किसी आउटर फोर्स का कब्ज़ा करना एक नामुमकिन है। लिहाजा इंटरनली तौर पर ये लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल भी हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्रेव इनको कहा जाता है। फिर पंजशेर वैली के अगर हम स्टेटस की बात करें तो 2001 के अंदर तालिबान के कब्ज़े के बाद पंजशेर वैली को जो है वो एक ज़िले की बजाय एक सूबे का दर्जा दे दिया जाता है, और ये अफ़गानिस्तान का सबसे छोटा सूबा है जिसकी हद सिर्फ 120 किलोमीटर जो है वो बनती है। जब इसको सूबे का दर्जा दिया गया तो ये फ़ैसला जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया था इन अफ़गान गवर्नमेंट।
इसके अलावा दूसरी तरफ पंजशेर फाइटर्स जो हैं तकरीबन अर्ली 2000 पावर्स के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा यानी कि उनको मतलब जब उन्होंने तालिबान को वहाँ से निकालने के लिए लोकल लोगों की मदद की या यूएस आर्मी की जब उन्होंने मदद की थी तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर मिल गया था बिटवीन यूएस आर्मी एंड बिटवीन अफ़गान गवर्नमेंट, और उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशनें भी दी गई थी कि उन्होंने यूएस आर्मी की मदद की थी अफ़गान तालिबान को सन 2001 के अंदर गवर्नमेंट से हटाने के लिए। इसके अलावा साथ ही साथ इस वैली को एक ऑटोनमस स्टेटस भी दिया गया है, यानी कि ये अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट वैली है। दूसरी तरफ जो है इट्स द ओनली प्रोविंस इन द कंट्री वेयर गवर्नर्स वर मेड, यानी कि ये अफ़गानिस्तान का वाहिद सूबा है जहाँ पर गवर्नर्स तैनात किए जाते हैं, और ये जो गवर्नर्स हैं ये लोकल पॉपुलेशन से उठाए जाते हैं। यानी कि हिस्ट्री गवाह है, चाहे आप पाकिस्तान की भी बात क्यों ना उठा लें, जो भी गवर्नर किसी सूबे के लिए तैनात किया जाता है वो हमेशा गवर्नमेंट के लिए लॉयल होकर रहता है। लेकिन यहाँ पर मामला अलग था, क्योंकि जो गवर्नर यहाँ पर इलेक्ट या सिलेक्ट किया जाता था वो हमेशा लोकल पॉपुलेशन की साइड लेता था, वो कभी गवर्नमेंट की साइड जो है वो नहीं लेता था। दूसरी तरफ आप इसकी स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंस देखते हैं। प्रॉबेबली ये बात यानी कि हकीकत है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी हज़ारों वैलीज़ मौजूद हैं जिस तरह की वैली पंजशेर है, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि पंजशेर वैली जो है वो इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों है। नंबर वन जो इसकी अहमियत है वो ये कि ये बिल्कुल जो काबुल से मशरक़ की जानब जो मेन हाईवे जाता है ये उसके ऊपर वाक़ है, यानी कि ये मेन रोड के ऊपर है वो वाक़ है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ से इसकी जो वैली की एंट्रेंस है वो अब काबुल को छोड़ते जाते हैं तो सिर्फ 30 माइल के फासले के बाद, यानी कि अफ़गानिस्तान के कैपिटल से 30 माइल के फासले के बाद जो है ये पहाड़ों के दरमियान ये वैली जो है हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये वैली जो है ये सलांग पास जो कि एक टनल है वहाँ से इसके बिल्कुल ये करीब ही वाक़ है, और ये जो टनल है ये मिलाती है कंदाज सूबे को और मज़ार शरीफ को आपस में, ये वैली जो है वो मिलाती है। इस वजह से भी इसकी स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। इसके अलावा बाकी दूसरे भी फैक्टर्स हैं जो आपस में मिलकर पंजशेर को काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल बना देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि बहुत सारे यानी कि इसमें हिली एरियाज़ भी हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो पंजशेर लोग हैं उनकी प्राइड भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ये तमाम फैक्टर जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर इस वैली की अहमियत को चार चांद लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यानी कि अगर लेटेस्ट यानी कि स्टैंड ऑफ की वहाँ पर बात करें तो इस बात का बिलीव किया जाता है कि पंजशेर वैली के पास हमेशा से हथियार जो हैं वो रहे हैं, क्योंकि अगर हम 20 साल पहले की बात करें सन 2001 के अंदर जब तालिबान ने मिलिट्री फोर्स यानी कि यूएस के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए थे, तो उस वक़्त जो पंजशेर के लोग हैं उन्होंने यूएस के सामने जो है वो हथियार नहीं डाले थे, और यही वजह है कि इस बुनियाद के ऊपर इन लोगों के पास यानी कि पंजशेर के लोगों के पास आज भी वेपन जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ अफ़गान ऑफिशियल जो हैं जिनका पंजशेर से यानी कि लिंक रहा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो अफ़गान फोर्सेस से कुछ हथियार वगैरह लेकर अपनी वैली के अंदर भिजवाते रहते थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि पंजशेर के जो ऑफिशियल लोग थे जो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थे उनको हमेशा प्रेसिडेंट अशरफ गनी या प्रेसिडेंट हामिद करज़ई की जो गवर्नमेंट थी उनसे उनको ख़तरा रहता था, लिहाजा वो किसी भी किस्म का रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहते थे। इसके अलावा अहमद मसूद जो कि मौजूदा जिनकी उम्र 32 साल है और जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, वो बिल्कुल एक एंटी तालिबान फ़ोर्स उन्होंने बना रखी है, और कहा जाता है कि उनके पास 9000 जंगजू जो हैं वो मौजूद हैं जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने की अहलियत रखते हैं। इसके अलावा ये बेटे हैं अहमद शाह मसूद के। अहमद शाह मसूद को एक बहुत बड़ा बागी भी कहा जाता है। इनको 1980 और 1990 की दिहाई का एक बहुत बड़ा बागी भी जो है वो कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यानी कि रेजिस्टेंस शो की थी अगेंस्ट
तालिबान एंड अगेंस्ट सोवियत फोर्सेस। इसके अलावा अहमद मसूद जो हैं उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के अंदर रिसेंटली एक उन्होंने यानी कि ख़त लिखा है या एक उन्होंने एडिटोरियल जो है वो वहाँ पर उन्होंने लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया है कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं और अफ़गान आर्मी भी उनका साथ दे, और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो उनको वेपन्स भी प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास अपने वालिद साहब के वक़्त का काफ़ी ज़्यादा असला भी मौजूद है और वो किसी किस्म के रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी वही यानी कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका कि अहमद शाह मसूद जो हैं वो उनको लाइन ऑफ पंजशेर भी कहा जाता है, यानी कि पंजशेर का शेर भी उनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मुजाहिदीन कमांडर थे जिन्होंने सोवियत यूनियन और तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ा, और वो पंजशेर के अंदर आज भी एक हीरो के नाम से गर्दाने जाते हैं। अहमद शाह मसूद जिनका जन्म जो है तकरीबन एक इसी वैली के अंदर जो है वो हुआ था। फिर उसके अलावा उनकी काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं पंजशेर के अंदर भी, काबुल के अंदर भी, और उनकी विंडो शॉपिंग की भी काफ़ी ज़्यादा पिक्चर जो हैं हमें मिल जाती हैं। फिर उसके बाद जब 1978 के अंदर कम्युनिज़म गवर्नमेंट जो है वो कब्ज़ा कर लेती है अफ़गानिस्तान के ऊपर, जो कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम से वो पार्टी जो है वो सामने आती है, उसके ख़िलाफ़ फिर पंजशेर वैली जो है वो एक रेजिस्टेंस शो करती है कि जिसकी मदद के लिए रशिया जो है वो इन्वेजन करता है। इसके अलावा अहमद शाह मसूद जो हैं वो अपने ज़माने के अंदर जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जब रेजिस्टेंस शो किया सोवियत अफ़गान वार के ख़िलाफ़, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब मशहूरी मिल गई थी, ख़ासकर वेस्टर्न मीडिया के अंदर या यूरोपियन मीडिया के अंदर, क्योंकि वो अकेले ऐसे थे, ऐसे मेन लीडर थे जिनको यूएसएसआर ने ऑफ़र की थी कि हम आपके साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि 1980 से लेकर 1985 तक तकरीबन दर्जनों ऐसे हमले हुए यूएसएसआर की तरफ से इस वैली के ऊपर, लेकिन फिर भी इस वैली को वो काबिज़ नहीं कर सके, जिसकी वजह से इसकी अहमियत जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई। इसके अलावा अहमद शाह मसूद के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक पढ़े लिखे इंसान थे, वो फ़्रांसीसी ज़ुबान बोल सकते थे, वो बहुत पोलाइटली और अट्रैक्टिवली बात जो है वो दूसरे लोगों की निस्बत या दूसरे लीडर्स की निस्बत कर सकते थे, जबकि दूसरे कमांडर जो हैं उनको कहा जाता था कि वो बहुत रूड हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं और वो लाउड स्पोकन हैं, जिसकी वजह से उनसे बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर मैंने आपको उनकी मौत के बारे में बताया कि 2 अलकायदा के जो मिलिटेंट्स हैं वो 9/11 के हमले के सिर्फ 2 दिन पहले उनको शहीद कर देते हैं, और प्रेसिडेंट हामिद करज़ई की तरफ से उनको नेशनल हीरो डिक्लेयर किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ एक और यानी कि शीशे का दूसरा रुख भी मौजूद है। 2005 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक इसी अहमद शाह मसूद को, जिसको प्रेसिडेंट हामिद करज़ई ने नेशनल हीरो कहा था, उन्होंने इसको एक विलन का नाम दिया था, और उन्होंने कहा था कि जितने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ इस शख्स ने किए हैं, इतने ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ जो हैं वो और किसी ने नहीं किए। यानी कि औरतों का या बच्चों का या दूसरे लोगों का जो कत्लेआम करना या उनकी इंसानी हकूक़ की जो पामाली है, जितनी ज़्यादा इन्होंने की है इतनी ज़्यादा और किसी ने नहीं की। यही वजह है कि यानी कि उनको फिर अफ़गानिस्तान के अंदर तो शेर माना जाता है या हीरो माना जाता है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया जो है या वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अंदर उनको कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी जो है वो कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जब सोवियत यूनियन जहाँ से निकला तो उसको बहुत से ऐसे घाव या बहुत से ऐसे ज़ख्म लग चुके थे कि जिसके बाद 1991 में जाकर सोवियत यूनियन जो है वो जो है मतलब डिस्टेबलाइज हो जाता है, और वो आखिरकार अपने यानी कि 11 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो टूट जाता है। सिर्फ यानी कि जब फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार हुई थी 1849 के अंदर, फिर उसके बाद जब 1979 में जब सोवियत यूनियन में जो वहाँ पर हमला किया था, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये अपने पीक के ऊपर थी जब इन्होंने यहाँ पर हमला किया था। लेकिन इस हमले के बाद इनको इतनी भारी कीमत चुकाना पड़ी कि इन दोनों वर्ल्ड पावर्स को या वर्ल्ड जो मतलब स्टेट्स हैं इनको आखिरकार आपस में ये टूट गई थी। तो इन्हीं बुनियाद के ऊपर जो है मतलब कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर्स, इसको नाम इसलिए ही दिया जाता है। उसकी वजह ये थी कि रशियन आर्मी जब वो वहाँ पर हमला करती थी तो उनको छुपने के लिए वहाँ पर कोई ऐसी जगह ही नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे वहाँ पर वेपन्स
टैंक्स और एयरक्राफ्ट जो हैं वो आज भी ख़राब होने के लिए वहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसे कहा जाता था कि उनको हमला करने के लिए वहाँ पर जगह तो मिल जाती थी और कई बार वो वैली जो है वो उनके कंट्रोल में भी आ जाती थी, लेकिन आखिरकार फिर भी किसी ना किसी तरफ से दाएं बाएं या मतलब ऊपर नीचे से उनके ऊपर कब्ज़ा जो है या उनके ऊपर जो अटैक जो है वो आखिर बन ही जाता था। अहमद मसूद की बात करें तो ये जब इनके वालिद की वफ़ात हुई तो ये इनकी उम्र 12 साल थी। फिर इन्होंने लंदन के अंदर स्टडी हासिल की और लंदन के अंदर ही 1 साल के लिए इन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी के अंदर जो है वहाँ पर जाकर इन्होंने एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। कहा जाता है कि इनके अंदर अपने बाप की सी खसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन अभी तक इनकी मिलिट्री कमांड जो है उसका टेस्ट करना बाकी है कि क्या ये अपने बाप की तरह लड़ भी सकते हैं या ये अपने वालिद साहब की तरह नहीं लड़ सकते। खैर, फिर भी इनको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है, इनको काफ़ी ज़्यादा अपनी वैली को अब प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमूमी तौर पर जो वैली के बाहर जो रास्ते जाते हैं अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। तालिबान तकरीबन पूरे मुल्क के ऊपर काबिज़ हो चुके हैं, उनके बड़े शहरों के ऊपर, बड़े कस्बों के ऊपर और बड़े सूबों के ऊपर उनके कब्ज़े हो चुके हैं, और अगर वो चाहें तो इस वैली की सप्लाई लाइन को बंद करके वो अहमद मसूद या अहमद शाह मसूद के बेटे को वो घुटनों के ऊपर ला सकते हैं। लिहाजा अब अहमद मसूद साहब इन तालिबान को ओवरटेक करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और साथ ही साथ वो वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न कंट्री से डिमांड भी कर रहे हैं कि उनको मिलिटरीली और इकोनॉमिकली जो है वो सपोर्ट भी किया जाए और उनको सप्लाई जो है वो दी जाए, क्योंकि अगर देर हो गई तो हो सकता है कि वो भी तालिबान के सामने हथियार डाल दें। तो आज की देखते हैं इंशाल्लाह, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।